गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। आज हम लोग जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एप्लीकेशंस पे, मतलब किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के केस में। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट बॉडीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं in case of rotation what is the kinetic energy of a rotating body, how the angular momentum and momentum of inertia can be related, okay, and we will see the relationship between the torque and the angular acceleration। यानी किस तरीके से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर मोशन के केस में किस तरीके से हम डिफरेंट टर्म्स को रिलेट करेंगे जो कि हम लीनियर मोशन में करते थे। जैसे हमारे पास था F=ma, सिमिलरली हम लोग आज प्रूव करेंगे टॉर्क I अल्फा। तो ये सब फॉर्मूलेज हैं जो हमको लीनियर मोशन में थे, उसको हम लोग एंगुलर मोशन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अगर एक हमारे पास रिजिड यानी सॉलिड बॉडी है तो उसका हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर कोई भी शेप का एक बॉडी ले लेते हैं और मान लेते हैं ये ओमेगा के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये ओमेगा के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस पर डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। Let this point be m1, which is at a distance of r1 from the axis of rotation. Let this point be m2, which is at a distance of r2 from the axis of rotation. Let this point be m3, which is at a distance of r3 from axis of rotation. Okay. तो कैसे फाइंड करें? So we know kinetic energy of a body is simply 1/2 mv square। ठीक है, तो what will be the kinetic energy of mass m1? तो इस kinetic energy को हम लोग E1 से डिनोट करते हैं, और E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2, इसको डिनोट करेंगे E2 से। E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m3 शुड बी इक्वल टू E3 इक्वल टू 1/2 m3 v3 स्क्वायर। where v1, v2, v3 क्या है? are the linear velocities of the body, are the linear velocities of the body। तो ये बॉडी का लीनियर वेलोसिटी है। ठीक, तो पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो गया? तो पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिख सकते हैं। चलिए, नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट इज E, should be equal to simply the sum of all the kinetic energy of the point objects। अगर n रहते हैं तो n तक में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, E1 इक्वल टू हो गया 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 mn vn स्क्वायर। हियर वी कैन टेक 1/2 कॉमन, तो हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन ले रहे हैं,
एम एन बी एन स्क्वायर। ठीक, नाउ m1 b1 को लिख सकते हैं r1 ओमेगा स्क्वायर, b2 को लिखते हैं r2 ओमेगा स्क्वायर, bn को rn ओमेगा स्क्वायर। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है अबाउट एन एक्सिस, तो ऑल द बॉडी इज गोइंग टू हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम रहता है, भले लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो, बट दे आर गोइंग टू कवर द सेम एंगल एट सेम टाइम, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑल द बॉडी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो फ्रॉम देयर ये हमारा हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं भाई, तो हो गया m1 स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर। m1 r1 स्क्वायर क्या आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी। m2 r2 स्क्वायर क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड बॉडी। mn rn स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth बॉडी। तो हो गया 1/2 ओमेगा स्क्वायर i1 प्लस i2 प्लस i3 डॉट डॉट in, ये क्या हो गया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कम्स आउट टू बी 1/2 I omega square. The kinetic energy of the rotating body comes out to be 1/2 I omega square. That is the total kinetic energy of the rotating body. Is it clear? ठीक है, नाउ थोड़ा सा लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को हम रिलेट करते हैं। तो लीनियर मोशन में क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी इनर्शिया का काम देखता था कौन, तो मास, और मोशन को लोग बोल सकते हैं लीनियर मोशन में मोशन का काम देखता था वेलोसिटी। यहाँ पे इनर्शिया का काम कौन देख रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोशन का काम कौन देख रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी आया था लीनियर मोशन में हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एंगुलर मोशन में हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो हम सिंपली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कम्स आउट टू बी 1/2 I omega square. Kinetic energy of a rotating body comes out to be 1/2 I omega square. ठीक, ओके, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब हम लोग को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है किसके किसके बीच, तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच, और यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच देखते हैं। ठीक है, तो सीधे टॉपिक देख सकते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। अगर एक रिजिड बॉडी है तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, सेम काम यहाँ पे फिर से करेंगे। एक बॉडी ले लेते हैं जो अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं इस पर। m1 r1 डिस्टेंस पे है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन है a1, m2 r2 डिस्टेंस पे है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन है a2, m3 r3 डिस्टेंस पे है और इसका लीनियर एक्सेलरेशन है a3, ऐसे एंड सो ऑन बाकी केसेस हैं। ठीक है, नाउ टॉर्क
एक्टिंग ऑन मास m1। m1 मास पे कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है? तो टॉर्क की कुछ पद है आर एफ, आर क्रॉस एफ। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं F1 और आर डिस्टेंस को लिख सकते हैं R1, ठीक है। और ये हो जाएगा फोर्स से कुछ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 a1 r1। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी कम्स आउट टू बी m1 a1 r1, ठीक है। सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन मास m2 comes out to be m2 a2 r2, and in the same manner torque acting on mass m3 comes out to be m3 a3 r3 and so on. Now net torque acting on the rigid body. What is the net torque acting on the rigid body? So if tau is the net torque acting on the rigid body, that should be equal to the sum of the different torques. तो ये हो गया m1 a1 r1 प्लस m2 a2 r2 प्लस mn an rn, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस तो डिफरेंट है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम है। तो ये हमारा हो जाएगा m2 r2 अल्फा इंटू r2 mn rn अल्फा इंटू rn। वैल्यू पुट कर दिया तो हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। सो इसमें से हमको अल्फा कॉमन दिख रहा था, अल्फा को बाहर लेते हैं तो हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट कम्स टू बी द नेट टॉर्क? तो नेट टॉर्क कम्स टू बी अल्फा m1 r1 स्क्वायर को लिखते हैं I1, m2 I2 स्क्वायर को लिखते हैं I2, m3 r3 स्क्वायर को लिखते हैं I3 और इसको लिखते हैं IN। दैट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। सो हमारा टॉर्क आ जाता है I अल्फा, ठीक है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी I अल्फा। कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग? तो एक ले लेते हैं हम लीनियर मोशन और एक ले लेते हैं हम लोग एंगुलर मोशन। ठीक है, तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। जो काम लीनियर मोशन में m करता है वो काम एंगुलर मोशन में I करता है। जो काम लीनियर मोशन में a करता है वो काम एंगुलर मोशन में अल्फा करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था? तो F इक्वल टू आया था ma, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या आना था? तो I अल्फा। So torque acting on the object comes out to be I alpha and F should be comes out to be m into a, ठीक है। So that is the relationship between the torque and the angular acceleration or torque and the moment of inertia of a rotating body, ठीक है। तो चलते हैं
अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। सो वी हैव अ रिजिड बॉडी व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज नीड्स टू बी फाउंड आउट, ओके। तो भाई एक रिजिड बॉडी लेते हैं, ठीक। नाउ मोमेंटम P इक्वल टू क्या था हमारा, याद करो, mv। एंगुलर मोमेंटम में क्या आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए I ओमेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या आता है हम लोग। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिजिड बॉडी है। डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं, m1, m2 और m3, r1, r2, r3, ठीक है। लेट अस दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी v1, v2 and v3, okay। Now what should be the angular momentum? What should be the angular momentum of mass m1? m1 मास का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो L1 इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग। सो सिंपली द एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू r। तो लीनियर मोमेंटम इनटू r, तो इसको लिखते हैं P1 इंटू r1। P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 r1, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 r1। The angular momentum of mass m2, that is L2 equal to P2 into R2, that should be m2 v2 R2, ठीक। Similarly angular momentum of mass m3, that is L3 equal to m3 v3 r3। Now what should be the net angular momentum? So net angular momentum L should be equal to L1 plus L2 plus L3 ln L1 equal to m1 v1 r1, L2 equal to m2 v2 r2, L3 equal to m3 v3 r3, ln equal to mn vn rn। नाउ v1 को लिखते हैं r1 ओमेगा, पढ़े हुए ना, v इक्वल टू r ओमेगा। ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि सबका सेम होगा, n2 r1 प्लस m2 v2 इक्वल टू r2 ओमेगा n2 r2, m3 v3 इक्वल टू r3 ओमेगा n2 r3, एंड vn इक्वल टू rn ओमेगा n2 rn। तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा mn rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक। ओमेगा को बोल लेते हैं, तो हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ठीक। नाउ that comes out to be I1 plus I2
plus I3 dot In, and that comes out to be total moment of inertia of the rotating body. That gives the angular momentum of rotating body comes out to be I omega. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी कम्स आउट टू बी आई ओमेगा. इसको भी हम लीनियर और एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो काम लीनियर मोशन में पी को बोलते हैं मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोशन में एल हो जाएगा. लीनियर मोशन में जो मास काम करता है वो इधर इनर्शिया काम करता है, और लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी काम करता है इधर ये ओमेगा काम करता है. इसीलिए P इक्वल टू इधर था एम बी और इधर L इक्वल टू आया आई ओमेगा. ठीक है, सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी. ठीक है, तो हम क्या देखते जा रहे हैं, हम लोग लीनियर मोशन को एक तरह से रिलेट कर रहे हैं एंगुलर मोशन के साथ, और जो जो फॉर्मूले हमको लीनियर मोशन में थे वही फॉर्मूले हमको एंगुलर मोशन में भी आ रहे हैं. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क and moment of inertia. Torque and angular momentum. टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस टेक there is a point, and about this point of force, there is a mass which is moving with velocity v1, okay, and that is the distance r. Now, so can I say what should be the angular momentum if an object is moving with velocity v? Let's let it be. What should be the angular momentum of this rotating body? It is moving in a circular path. So what should be the angular momentum of this rotating body? So L should be equal to mvr sin theta 90 sin 90 equal to 1 है. तो L equal to क्या आ गया था, m into v into r. Now if I can differentiate it, with respect to time, so what I am going to get, I am going to get dl by dt, that should be equal to differentiation of mvr by dt. Now here the radius of circular path is going to remain the same, so that m and r is going to be constant, that should be comes out to be dv by dt. ठीक है, that comes to be dv by dt, and that can be written as m into r into dv by dt equal to a. So the dl by dt term can be written as m into a into r, or ma equal to f into r. So that term dl by dt and f cross r comes to be torque acting. So what we have got, so torque acting on an object comes out to be dl by dt. Torque acting on an object comes out to be dl by dt. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट उस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कितना आ रहा है, dl by dt. फाइन. नाउ अगर इसका हम एनालॉगस फॉर्मूला फाइंड करें तो f इक्वल टू क्या था, तो dp by dt.
तो जिस तरीके से फोर्स फाइंड कैसे करते थे, तो फोर्स फाइंड करने का था तरीका हमारा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. In the same manner, the force torque acting on an object comes out to be rate of change of angular momentum. So the torque acting on an object comes out to be dl by dt, and similarly the force acting on an object comes to be dp by dt. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे. आज हम लोग कई फॉर्मूले डिराइव किए, ये सिंपली लीनियर मोशन के ही एनालॉगस फॉर्मूलेज थे. तो आज हमारे यहाँ पे ये रहेंगे. कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो कल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ.